नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह आपके सामने आज हमारे बीच बहुत बड़ी शख्सियत है, जिनको किसी नाम की, किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच बहुत बड़े भोजपुरी फ़िल्म के अभिनेता, नेता, 2 बार के सांसद और एक्टर तो हैं ही, निर्देशक भी हैं, लेखक भी हैं, टीचर भी रह चुके हैं। तो इतनी बड़ी जो सोच के साथ एक छोटे से गाँव से निकले, बहुत बड़े अभिनेता, नेता जिनका नाम है मनोज तिवारी जी। तो आइए मिलते हैं मनोज तिवारी जी से। नमस्कार, नमस्ते। सबको प्रणाम। जे देखा था, जो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं इस समय अपूर्वा के वाइब्स ऑफ भारत की तरंगे। सबसे पहले आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आप 1971 में जन्म लिए बिहार में। बिहार से आप दिल्ली कैसे आ गए? दिल्ली में आपने क्या सोचा कि आपने राजनीति शुरुआत की? बिहार का हर तीसरा आदमी दिल्ली आ जाता है, काम चाहिए। काम चाहिए, तो आप काम को लेकर के आप निकले बाहर। हम भी काम के लिए आए। हालांकि पहली बार जब दिल्ली आए तो हम काम के लिए नहीं आए, तब हम रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने के लिए एनसीसी से आए थे। अच्छा। साल था 85 और 85 को हम बिहार कंटिजेंट से जूनियर डिवीजन में, क्योंकि मैं हाई स्कूल में था, मेरा 10th क्लास था, सब लोग मुझे बोलते थे पढ़ाई में ध्यान दो, 10वीं क्लास की परीक्षा है हाई स्कूल की, लेकिन मैं एनसीसी को तवज्जो दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे मन पे नहीं था कि मुझे जाना है। बहुत टफ कंपटीशन पास करके मैं बिहार कंटिजेंट में शामिल हुआ और यहीं आया था। दिल्ली के ही एक हिस्से में टेंट एरिया बनते थे, हमारे फ्लैग एरिया रहते थे, और रिपब्लिक डे परेड में हम भी उन लोगों में थे जो बच्चे आज आप देखते होंगे ना 26 जनवरी को, तो उसमें हम भी चल चुके हैं, परेड कर चुके हैं। मेरी ड्रिल बहुत अच्छी थी। हम जो मुझे लोगों को बताना है कि मैं एक पेंटर भी हूँ। हाँ, तो मैं रंगीन चावल से आकृति बना सकता हूँ। और मुझे याद है 85 में, आपको याद होगा 84 जब अंतरिक्ष यात्री के रूप में राकेश शर्मा जी गए थे, तो मैंने वही फ्लैग एरिया में बनाया था। और जो इंदिरा जी ने पूछा था मेरा देश कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा मेरा भारत महान, और आपके कार्यक्रम में मेरा भारत मेरा गौरव। तो मैंने वही फ्लैग एरिया में बनाया, और फ्लैग एरिया में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ थे बिहार कंटिजेंट। तो वो मेरी पहली यात्रा थी दिल्ली की। एक फोटो हमारे पास है, मैं लाल किले के सामने एनसीसी के ब्लेजर में ऐसे करके फोटो खिंचवाया हूँ, और अब हर साल वहां रामलीला के भूमि पूजन का उद्घाटन करता हूँ। सांसद बने तो फिर कैसा लगा आपको? सांसद बनने के और उस यात्रा के बीच तो बहुत बड़ा स्ट्रगल, बहुत बड़े बड़े तिरस्कार, बहुत बड़े बड़े ठुकराव, बहुत बड़ी बड़ी बेचैनियां, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां, सब बहुत है ना। तो एकदम वहां से वहां तक आने में तो जब उसको समझेंगे तब पता चला सांसद बनने पे कैसा लगा। उसके पहले बहुत सारे सांसद बना चुके थे। हाँ, गाना गा गा के लोग बुलाते थे, तो हम लोग जाते थे, कहीं रिश्ते पे, कहीं पैसे पे। जो बनारस में आपने नवरात्र में आप करते थे, हर जगह जाते थे, गाते थे, तो वो मैंने देखा हुआ है बनारस में आपका लाइव। तो मैं मूलतः तो माँ का गुणगान करने वाला एक गायक बना, तो मैं फोक को संवारना शुरू किया, और उसी फोक की नैया पे बैठे मेरी माँ ने कहा कि बचवा एक कुल अंडमंड गीत गौला से तरह कोई नहीं सुनी, माई के गीत गाओ। तो वैसे भी मेरे पिताजी शास्त्रीय संगीत गायक थे, और मेरी माँ जो है
वो गांव का गीत बहुत गाती हैं। तो उन्होंने सुझाया, जब हम कई गाना गा लिए, चुनरिया मुंदरिया नथुनिया सब गा लिए, कोई नहीं सुना, तो माई कहलेस कि बचवा माई के गीत गाओ, देवी माई के। तब हमने गाया कि निबिया के डाढ़ मैया डालेली झूलुआ हो की झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली झूली ना। और ये गाना मुझे सुपरस्टार बना दिया सिंगिंग का। तो देखो 2-3 बात आई ना, इधर उधर भटकाव, माँ की सलाह, और फिर मिल गई राह, बन गए सुपरस्टार। माँ ने दिखाया राह। कई बार हम लोगों को लगता है ना कि हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। मेरी माँ निरक्षर है मगर शिक्षित है। अशिक्षित नहीं है पूर्वा, वो शिक्षित है। आजकल मैं उनके ऊपर गीत बना रहा हूं कि माई हमर पढ़ल नहीं खे, लेकिन हमरा के पढ़ावे ले, पाप का पुण्य का रोजे सिखावे ले। कोई स्कूल पढ़ाता ही नहीं है पाप क्या है, सभी युवाओं को सीख है। बहुत बड़ी बात है आपने जो एक लाइन में बोल दी है ना, बहुत। वो शिक्षित है। मैं दुनिया के सब उन यूथ से बोलना चाहूंगा कि आपकी माँ हो सकता है कि पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन वो जो अनुभवों से आपको शिक्षा देंगी ना, उसको इग्नोर मत करना। तो मैं तो उसका एक एग्जाम्पल हूं। मैं माँ की बात चाहे गुस्से में भी बोलेंगी ना, तो मैं उसको सुनता हूं और गुनता हूं। सुनल और गुनल दो अलग अलग चीज बा। केवल सुनला से कुछ ना होए। सुनी फिर गुनी फिर रास्ता चुनी। गुनल मतलब वो बात क्यों हुई, उसका क्या मतलब है। यहां तो तुरंत रिएक्ट कर देना है, जरूरत नहीं है तुरंत रिएक्ट करने की। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी ही और शी इज रॉन्ग, बट सुनने के बाद थोड़ा समय लेना चाहिए। तुरंत रिएक्शन, दुनिया जीवन तो बहुत बड़ा होता है, कभी कभी जीवन काटना मुश्किल हो जाता है। तो माँ की बातों को सुना गुना, और मुझे लगा कि माँ सही है। आज भी मेरा अब 71 तो आपने बता ही दिया, तो 71 से 23 तो लगभग 52 इयर्स हो गई। हम बीच बीच में भोजपुरी इसलिए बोल दे रहे हैं कि हमें पता है अपूर्वा का मूल जो है वो भोजपुर क्षेत्र है, और 30 करोड़ से ज्यादा भोजपुरी भाषी लोग हैं इस संसार में, तो वो आ जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये भावना बहुत जरूरी है कि दूसरों को भी सुनो। हो सकता है हमसे भी जीवन में कुछ गलतियां हुई हो, मनुष्य से कभी गलती ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हम लोग मनुष्य हैं, गलती हुई ही होगी, लेकिन हम ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं किए हैं जिसके लिए हम क्षमा मांगने के बाद भी वो हमसे न मिटे या भूल न पाए। तो वो शायद इसलिए है कि थोड़ा सुनना भी है, थोड़ा गुनना भी है। अब भोजपुरी की आप बात कर रहे हैं, भोजपुरी का एक पिक्चर आया था, ससुरा बड़ा पैसे वाला। पैसा वाला। तो आप बताइए कि उस पिक्चर ने बहुत सारे लोगों को जो भोजपुरी पसंद नहीं करते थे, वो लोग भोजपुरी पसंद करने लगे। आपने जैसे भोजपुरी की पूरी इंडस्ट्री बना दी, तो वो क्या आपका कैसा सफर रहा? वो बहुत चमत्कारिक था और एक विश्वास की जीत थी। वो मेरा विश्वास था। मुझे याद है जब मैं गया था टी सीरीज में अपना गाना लेके, तो मैं पैंट शर्ट पहन के गया था। मैं बीएचयू में पढ़ता था, तो लोगों ने कहा था अच्छा पैंट शर्ट पहन के आयल बड़ो, भोजपुरी गई बो, धोती कुर्ता पहन के आवे के चाहिए।
तो हम सोचे कि यार गाना गौला के ड्रेस से का मतलब, हाँ कोनो प्रोग्राम में गावत नहीं तो हमारा वेशभूषा में जाए के चाहिए, लेकिन ड्रेस से तो गाना नहीं, गाना तो स्वर से गवाई। तो फिर हमारा विश्वास रहे कि ना एक बार मौका मिले तो हम ऐसन ऐसन सब्जेक्ट गायब के लोग सुनी। वैसे ही हम सिनेमा में, हमारा विश्वास रहे कि एक बार हम सिनेमा करब और डायरेक्टर के गर्दन पकड़त रहो हम कई बार, ऐसा नहीं ऐसे करना है, ऐसा नहीं ऐसा क्यों है, तो क्यों गांव में लड़की हाफ पैंट पहन के नाचेगी, क्यों, मुझे रीजन बताओ। बोले ड्रीम सीक्वेंस है। क्या ऐसा ड्रीम नहीं होता है, ड्रीम में वही होता है जो जीवन में होता है। तो मैं लड़ता भिड़ता रहा और ससुरा बड़ा पैसा वाला उसकी निशानी बनी। कहानी है फिल्म की, कई बार तो फिल्म लगा बंद हो जाएगी, तो पहले हम उस फिल्म को करने के पहले अपने रेम्युनरेशन के लिए बहुत दिन हाँ नहीं किए। जब कहानी सुने तो लगा कि बड़ा कमाल की कहानी है। फिर रेम्युनरेशन पे उस समय हम समझौता किए, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे हमको गाना गाने के लिए। और अभी भी मिलता है, अब थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है। अब उतना हमारा फोकस बदल गया ना, अब देश गीत गा रहे हैं, उस समय प्रेम गीत गाते थे, श्रृंगार गीत गाते थे, बहुत सारे गीत गाते थे। तभी तो आज भी लोग कभी कभी चला देते हैं बेबी बियर पी के नचे तड़ी, ठीक है, वो भी एक गाना गाया मैंने। तो उस समय तो मार्केट में हमें कंपटीशन में रहना है, तो कुछ थॉट था, हालांकि थॉट समझा नहीं है लोग अभी भी। मैं अभी एक, हाँ, बहुत रजत जी के शो में था, तो रजत जी बोले कि ये क्या है, तो हमने देखा, अब पहली लाइन में तो फिर लगेगा सांसद हो के क्या गा रहे हैं, तो उस एंगल से तो हमको आप मेरा मीम बन सकता है। लेकिन हमने क्या कहा, अब जो कहा वो आज कहने में भी डर लगता है। मतलब हम अगर कहें कि लड़की की बियर नहीं पिए के चाहिए, तो कोई लड़की लेके चप्पल दौड़ा लेंगे हमको, तुम कौन होते हो मुझे बियर रोकने वाले, अब पियो भाई। तो हमारा मूल उद्देश्य था ना, हम उसका व्यंग कर रहे हैं कि बेबी बियर पी के पिए तड़ी, बेबी बियर पी के नच तड़ी चम्मा चम्मा चम। इसलिए मैं उस वीडियो में आप देखोगे ना कि मैं थोड़ा पसीना उसीना पोंछ रहा हूं, अरे बाप रे बाप क्या ऐसा हो रहा है। तो लोग उस भाव को नहीं समझे, लेकिन हमारे लोग समझे थे। गाना सुपरहिट था उस समय भी, और गाना बदलते परिवेश का था। हाथ में मोबाइल, उनके ओठन पे स्माइल, बगल सामने ऊपर नीचे मारे लिए स्टाइल, देखला पर लड़कियों के अब तो निकले लागल दम दम दम। ऐसा दम निकल रहा है भैया, मर जाएंगे, क्या दिखा रहे, चल गया। तो हमने लेकिन बहुत सारे ऐसे गाने गाए जो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट उसको नहीं याद करेंगे, क्योंकि उससे मेरी इमेज बहुत बड़ी बन जाएगी। मैंने भ्रूण हत्या के खिलाफ गाना गाया, अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। और हमने जो एक थॉट लिखा ना, उस पर किताब लिखी जा सकती है। हमने युवाओं को, लड़कों के माता पिता को जो बहुत दहेज लेके ही शादी करना चाहते थे, जिसके कारण बेटियों को जन्म देना एक अभिशाप माना जाने लगा, उसको हमने कहा था कि ढेर नहीं खेदीन अब तो उहो जुग आई, कि शादी बदे बचवा कंपटीशन देवे जाई हो, सुनी होके शुरू अब तो सेज हो गई, शादी नहीं क्यों होते लोगन के। तो हमने उसका विरोध किया, हमने लाल बत्ती का विरोध किया गाने में, नियम का बघारा ताड़ा, रास्ता छोड़ा मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। मैं तो मूलतः व्यंग्यकार रहा हूं, व्यंग करता था, देखो राजा आ रहे हैं भाई, हटो रास्ता छोड़ो, अरे हम कैसे, हम जनता हैं, हम कहीं रुकेंगे, तो नियम मत बताओ, हटो नहीं तो 4 डंडा पुलिस लगाएगी, सही दिमाग हो जाएगा। तो मैं ये व्यंग करता था। और अपूर्वा आप देखो, मेरी किस्मत देखिए कि मैं इन गानों को गाया, और एक दिन देश में एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी
बैठते हैं भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी पर और भ्रूण हत्या पे भी कड़ा कानून बनता है। मैं सांसद के रूप में बैठा हूं और लाल बत्ती को भी खत्म कर दिया जाता है। मैं उसी संसद में बैठा हूं और मेरी सोच देश के प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया। और 2 और गाना मेरा कानून बन गया। मैं गंगा की स्वच्छता का गीत गाता था। गंगा मैया के समैया से बचा लो रे भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। अब बिहार के वो गांव में बैठल बच्चा, काशी में बैठल यूपी के पूर्वांचल में वो लड़का गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे की कल्पना करता। मैं ऐसा विजुलाइज कर रहा था तो अपनी औकात से ज्यादा सोच रहा था ना। और एक दिन नमामि गंगे मंत्रालय बन गया और मैं वहीं बैठा हुआ सांसद मेज थपथपा रहा था। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ गाना गाया कि सब हवे रुपये के खेल, सेल आदमी के लगल बा। सेल तो कपड़ों का देखा था, पैंट शर्ट धोती कुर्ता साड़ी ब्लाउज सेल देखता था। यहां आदमी का सेल लगा हुआ है। इतना में ई बाबू बिकेंगे, उतना में वो भला बाबू बिकेंगे, इतना में नेताजी बिकेंगे, उतना में विधायक जी बिकेंगे, उतना में संसद जी बिकेंगे, और इतना में दोगे तो बड़े बड़े जो नीति नियंता बिक जाते हैं। तो मैंने गाना बनाया कि सब हवे रुपये के खेल, सेल आदमी के लगल बा। पढ़ल लिखल बाबू बेचा चिनिया बादाम बा, उनका बदे देशवा में नाही कोनो काम बा। आंखें आनर का नवा में तेल, सेल आदमी के। मैं गवर्नमेंट को बोलता था कि गवर्नमेंट गूंगी बहरी होते भोजपुरी में। आंखें आनर का नवा में तेल, लोग कहते हैं ना कान में तेल डाल के बैठे बड़ो तो कुल गड़बड़ा तटे। उसको हमने गीतों में लाया एंड टुडे आई एम प्राउड ऑफ माई सॉन्ग्स। ये ठीक है, हमने और भी गाने गाए क्योंकि बगल वाली जान मारे लिए भी गाया। मेरा कोई गाना ऐसा नहीं है जो मैं कभी वल्गर गाना नहीं गाया। कुछ न कुछ थीम है उसका, सब गाने का थीम है। और मैं बेरोजगारी का भी गीत गाया था। तो आप क्या सपा में भी थे ना, तो आप क्या गवर्नमेंट किसको ट्रोल करते थे आप ये सब? सपा में तो हम 3 महीने थे ना। हाँ, चुनाव लड़ने गए थे, चुनाव लड़े थे, लेकिन वही तो जीवन बदल दिया मेरा। अगर वो 3 महीना नहीं मिलता तो मुझे पता नहीं चलता कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर वो नहीं जाता तो लोग कितना दुखी हो चुके हैं नीति नियंताओं से, हमें पता ही नहीं चलता। प्रचार कर रहे हैं, जात जात देखे कि खेत में 2 औरतें बोझा बांध रही हैं, उतर के चला गया, दीदी हमको जीत वो मैं मनोज तिवारी हैं, तो वो तो सिनेमा देख ले भैया। वो 3 महीना ना पूर्वा जो मैं चुनाव लड़ा, मैं समाज, कई लोग हमसे पूछते हैं, मैं चुनाव घोषित हुआ तो चुनाव लड़ने के लिए ही समाजवादी पार्टी का वो सदस्य भी बना, और चुनाव खत्म हुआ, अमर सिंह जी का और समाजवादी पार्टी का झगड़ा हो गया, मैं ऐसे ही निकल गया, क्योंकि मेरा तो अमर सिंह जी से ही सब कुछ था। मैं इन लोगों से, हाँ, मुलायम सिंह यादव जी से मुझे बहुत प्रेम मिलता था। मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत अलग उनका प्रकृति था। वो उनके दल में अब किसी में नहीं है। वो जो सदन में रहते हुए जब वो 2019 के पहले बोले थे ना मोदी जी को, आज ठीक है तो जाओ फिर से चुनाव लड़के आओ, तो लोग सोचते थे कि शायद गलती से बोल दिया। नहीं नहीं, उनका दूरदृष्टि था, उनका विजन था। नरेंद्र मोदी से उनको स्नेह हुआ। जब जोगी जी 17 में अब शपथ ले रहे थे, तो जब नरेंद्र मोदी जी से और मुलायम सिंह यादव जी से जब कुछ बात चल रही थी तो ठीक पीछे मैं ही खड़ा हूं। हाँ, आप वो वीडियो दिखाना, बल्कि शो में भी दिखाइएगा अगर कुछ देखते हैं तो मैं सुन रहा, वो तारीफ कर रहे थे। अब सोचिए, जिसकी पार्टी हार चुकी हो
वो भी मोदी जी की तारीफ कर। मोदी जी तो ग्रेट है ना। मोदी जी तो फुल ऑफ लव, फुल ऑफ करुणा, जो भी अंग्रेजी होता है उसका, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ डेडिकेशन और फुल ऑफ होप्स। आशावादी व्यक्ति हैं और प्रगतिवादी है। तो वो तो अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति थोड़ा प्रेम दिखाता है तो पूरा उड़ेल दें शिव जी की तरह। तो मैं सुन रहा था तो मुलायम सिंह यादव जी से मुझे बहुत वो अलग दिखे थे। बाद में सपा समाजवादी पार्टी का जो कांड हुआ वो तो अखिलेश के कारण हुआ, पिता स्वयं दुखी हुए। तो हमारा समाजवादी पार्टी का 3 ही महीने का जो चुनाव लड़ने का अनुभव था, अब अनुभव तो ये था कि रोज शाम को हमारा पार्टी का अध्यक्ष बोलता था कि बाबा तू काहे आगे लग गोरखपुर चुनाव हार जीव तू। तो मेरे पार्टी के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष थे, हम कहे महाराज आप तो ऐसा मत बोली। वो ना हम लोग तो यहाँ बोले सपा के बानी जले की ओटवा तमनी के मंदिरवे के देहल जी, बबे के देहल जी। तो मैं समझ गया था कि तो हो गया जो होना था। और जीवन में पहली हार मिलने वाली थी जिसका हमको पहले से आभास हो गया। योगी आदित्यनाथ जी के तो हम लोग भी फैन थे ना, तब भी हमारा पूरा चुनाव लड़ते समय निकालिएगा ना तो हमने कभी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बोला ही नहीं, क्योंकि हमको आभास था कि हम चुनाव में हारेंगे योगी जी, और मन भी नहीं कहता था कि योगी जी हारे। वो मुख्तार अंसारी का उपद्रव सपा में रहते हुए हम देखते थे ना कि कैसी तुष्टीकरण है, तो मन भी कहता था ना ना ये हार में जीत है। खैर ठीक है, आज तो लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये हो गए तो ऐसा बोला था, बट मेरा मन वैसे ही था। तो मैं उस हार को अपनी जीत मानता हूं। और योगी आदित्यनाथ जी की जीत वास्तव में उत्तर प्रदेश के हर उस पीड़ित, शोषित, अपनी संस्कृति को तार तार देखते सनातनी, उस सबकी जीत थी। तो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी हम लोग अमेठी में साथ में थे, हम और योगी आदित्यनाथ जी स्मृति ईरानी जी के क्षेत्र में। तो मेरा मानना है कि वो 3 महीना जो था ना, उसने मुझे सिखा दिया कि मनोज तिवारी अगर राजनीति में आना है तो फुल टाइमर आना है। इसलिए जब मैं 2014 के बाद खड़ा हुआ हूं, फिर उसके बाद में मैं हूं पॉलिटिक्स में। अब मैं हूं पॉलिटिक्स में और बिना किसी को गाली दिए हूं, बिना किसी के लिए अपशब्द बोले हूं, और इसको निभाऊंगा भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये गिलहरी प्रयास अपनी पार्टी को बहुत बहुत कुछ देगा। हमारा ये प्रयास, आप अध्यक्ष रहे, आपकी अध्यक्षता में मैंने भी काम किया है, तो मुझे भी पता है कि आपने जो बोला कि नेगेटिव चीजें मैं नहीं बोल। देखो आपने अपना रास्ता बहुत मुश्किलों में तय किया है। आप यहाँ खड़े हो, अब अपना चैनल है और आपको बहुत आगे जाना है अपूर्वा। देखो एज लीडर हम लोग भी ना, हमारे तो सभी बच्चे हैं। अगर मैं अध्यक्ष हूं प्रदेश का तो मैं किसी के साथ इस आधार पे नहीं करूंगा कि ये मेरा क्षेत्र का है या मेरा ये भाषा का है या मेरा प्रांत का है, ऐसा नहीं। हम उसके गुणों के आधार पे ध्यान देंगे। तो वो मुझे लगता था, इसलिए आप लोग हमारी टीम में भी थे। फिर आपके ऊपर तो बहुत सारे संकट भी आए, बहुत सारे अटैक हुए, और तुमने उसका खूब सामना किया। तो ये भी देखो, हम लोगों के जीवन में भी अगर अटैक नहीं होता तो हम कहीं के नहीं होते। हमको जिंदगी भर लोग यही कहते रहे, बनारस जो हम लोग गाना गाते थे, कोई बुरा न माने सुनेगा तो, कि मनोज थोड़ा बेसुरा है। हाँ, तो जितने बेसुरा बोलते थे अभी बनारसी में गाते हैं।
और हम पूरा दुनिया में गा के, और माँ ने हमको कहां से कहां बिठा दिया। तो अपनी धुन में चलते रहना चाहिए। हाँ, अपना जज अच्छा करना चाहिए। ये नहीं कि बस किसी के कहने पे कि मैं ये कर सकता हूं। एक व्यक्ति को अपना जजमेंट ईमानदारी से करना चाहिए, और जिस दिन अपना जजमेंट ईमानदारी से कर लिया, फिर उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। उसी में आप भी हो। आपके प्रतिद्वंदी केजरीवाल जी हैं, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए कि आप उनको कोई सीख देना चाहें तो क्या देंगे, या फिर उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो क्या सीखना चाहते हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से सीखने लायक तो कुछ नहीं है, और उनको कुछ सिखाना हमारे बस की बात नहीं है। जब वो अपने भविष्य को, इतना अच्छा उनको मिल गया था एक फ्यूचर, जब उसको वो बर्बाद कर दिए, तो दो ही कारण हो सकता है। या तो मां सरस्वती ने जो उनको बुद्धि दी थी, जिस पर चढ़ के वो कुछ सही जगह आ गए, वहां से उनको मां और सद्बुद्धि देती तो एक बहुत सफल लीडर हो सकते थे। लेकिन मां सरस्वती ने उनकी मनसा को समझ करके अपने को हटा लिया, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि अब तो कहने की बात ही नहीं है भाई, हम कहें कुछ भी, वो कहें कुछ भी। सच्चाई ये है कि उनके सबसे करीबी लोग जेल में बंद हो गए, और कोर्ट बेल नहीं दे रही। क्योंकि मान लीजिए, आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो बीजेपी की साजिश है, तो बीजेपी ये कह सकते हैं चोर 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 चोर, देखो चोरी कर रहा है, हमको लग रहा है कि आप चोरी कर रहे हो। बट कोर्ट कह सकता है नहीं नहीं बीजेपी ने गलत हल्ला किया, भाई चोर नहीं है। तो बीजेपी कह रही है तुम चोर नहीं, तुम बड़ा बहुत भारी चोर हो, अभी और तुम्हारी जांच होनी चाहिए। और एक एक करके, माने उनके हिसाब से, उनके ऐसे व्यक्ति जिनकी तुलना वो शहीद आजम भगत सिंह से कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो मतलब देश के लिए जो शहीद हो गए लोग, और वो करते क्या है? हवाला कारोबार करते हैं। वो करते क्या है? वो शराब घोटाला करते हैं। सरकार को मिलता है 12% एक बोतल पे कमीशन, और विक्रेता को मिलता है 2%। ये कहते हैं नहीं नहीं, विक्रेता को मिलना चाहिए 12% और सरकार को मिलना चाहिए 1.5%। अब इसमें कौन कहेगा कि घोटाला नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट को जो पैसा आता है उससे नालियां बनती हैं, उससे झुग्गी झोपड़ी के लोगों को पक्का मकान बन जाएगा, उससे घर घर में नल से जल पहुंच जाएगा, उससे जमुना जी की सफाई का उपक्रम हो सकता है, उससे छोटी छोटी गलियां जो टूटी पड़ी हैं दिल्ली की, उसको बनाया जा सकता है। बट ये विजन में नहीं है उनके विजन में नहीं 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 नहीं, पैसा कमाओ। मैं तो हैरान हूं, ये वही कहता हूं कि मां सरस्वती ने विवेक हटा लिया, वरना इतना बड़ा पाप कि आप दुनिया को बोल रहे हो कि हम तो 2 कमरे के मकान में जी, 2 से 4 कमरे के मकान में रह लेंगे, हमको ना लाल बत्ती चाहिए ना गाड़ी चाहिए, हम लोग तो छोटी छोटी गाड़ी में आ सकते हैं। और आप वही व्यक्ति शीश महल बनाता है, 20-20 लाख के पर्दे, एक एक कमरे की 2-2 करोड़ की टाइल्स, वियतनाम की टाइल्स, इंडिया की टाइल्स नहीं काम कर रही। मतलब कमोड 20-20 लाख रुपए की। कई तरह के सवाल उठते हैं जहन में, जब मैं बोलूंगा कमोड कितने के, तो लोग तरह तरह के सवाल सोचते हैं। तो इसको मैं मानता हूं कि समय होत विवेक हर लीनी। मां सरस्वती ने ऐसे लोगों को कि नहीं नहीं ये समाज में बहुत वितरेक करेगा ऐसा व्यक्ति, ये विवेक ही हर लिया। और उसके बाद जो हो रहा है आप देख लीजिए। मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूं, आज आपको बहुत जल्दी मेरा इंटरव्यू लेना पड़ेगा कि मैं एक आपको बताऊं कि एक भविष्यवाणी करता हूं
कि मैं तो एक सांसद हूं ना, तो मेरी बहुत तरह के कागज लेके लोग आते हैं। फिर हम उनको बोलते हैं भैया हमसे हम क्या करेंगे लेके, आप इसको जाओ साक्ष्य दो, जांच एजेंसियों को दो। तो जो उनके खिलाफ साक्ष्य है उसके आधार पे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इसके बाद जो बारी है वो अरविंद केजरीवाल या उनके पहले राघव चड्ढा जी भी फंस सकते हैं। ऐसा ये सब कागज आ जाते हैं हम लोगों के पास। भाई जो तकलीफ में आएगा वो किसके पास जाएगा? मैं सांसद हूं तो अब मैं तो छोड़ूंगा नहीं, गलत करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम भी गलत करेंगे तो हमें को नहीं छोड़ेगा। तो इस आधार पे उनको मैं कुछ न समझाना चाहता हूं न सिखाना चाहता हूं। अगर कुछ कह सकता हूं उनसे तो यही कह सकता हूं कि आप अपनी गलती स्वीकार करके दिल्ली की जनता के सामने आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और जितने पैसे दिल्ली के आपने कहीं भिजवाए हैं उसको वापस दिल्ली के खजाने में जमा कराएं। 2013 में दिल्ली सरकार लगभग 3000 करोड़ के फायदे में रहती थी आय और व्यय के हिसाब से। 600 करोड़ का फायदा तो जल बोर्ड देता था। आज दिल्ली 1.5 लाख करोड़ के टोटल डेट में है, कर्ज में है। और मेरा ये डेटा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मेरा डेटा है। इसको आप भी, आपके लोग करेक्ट कर सकते हैं। मतलब दिल्ली में पैदा होने वाला हर बच्चा लगभग 55,000 रुपए के कर्ज में पैदा हो रहा है। क्या पाप किया था साहब हमने? और आप और आपके सांसद जो कहते थे हम तो जी, जब अरविंद केजरीवाल जी 4 कमरे के घर में रह सकते थे तो राघव चड्ढा जी को तो 2 ही कमरे में रह जाना चाहिए था। अभी उनका बड़ा बंगला मिल गया, गलती से किसी से सोर्स पर भी लगा के ले लिए, लगा कि नहीं ये उस सांसद के स्टेटस में नहीं, हम भी सांसद हैं, जैसा घर हमको मिलना चाहिए वैसा घर उनको मिल सकता है। मगर उनको चाहिए, उससे भी बड़ा घर चाहिए। जब हुआ कि आपका ये घर गलती से दे दिया गया, दूसरा चाहिए तो कोर्ट चले गए, नहीं मुझे घर बचा दो। अरे शर्म नहीं आती? तुम लोग को बोलते थे 2 कमरों के घर में रहेंगे और कह रहे हो 4 एकड़ के घर में रहना चाहते हैं और उसके लिए कोर्ट जा रहे हैं। तो ये जो दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड ऑफ आम आदमी पार्टी लीडर्स, उसके बाद हम क्या समझा सकते हैं उनको? दिल्ली की जनता की समस्याएं आज सोचते हो, गलियों में चले जाइए। हमारे पास आजकल आते हैं सोनिया बिहार बचाओ संघर्ष समिति। क्या भैया, क्या कैसे बचाएं? गली में पानी लगा है, नाली बजा रही है। और अब तब जबकि इनको एमसीडी में भी आए लगभग 6 महीना हो गया, 8 महीना 6-8 महीने हो गए। तो सवाल उठता है कि आपकी गलियां टूटी, आपकी छोटी सड़कें टूटी, आपके दिल्ली का पोल्यूशन, केंद्र सरकार अगर न उसमें हस्तक्षेप करे, अगर वो G20 के लिए उतनी सारे उपाय न हो, तो पिछले के सालों में वो भी आप देख लीजिए, यमुना जी की स्थिति देख लीजिए। तो ये सारी चीजों में मैं अब मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे बड़ा पाप किया है कि दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। अब कोई मतलब नहीं, अब वो जा रहे हैं, उनको जाने दो। बताइए, 2014 में और 2019 में आपने भारी मतों से जीत दिलाई है नॉर्थ ईस्ट को, दिल्ली को। तो आप ये बताइए कि अभी की क्या तैयारी चल रही है? मैंने सुना है कि आप बिहार से इलेक्शन लड़ने वाले, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि बिहार से भी इलेक्शन, ऐसा है चर्चा? कुछ ऐसा लोग कह देते हैं, वो तो जहां भी जाते हैं ना, जिस जगह पे तो 40-50 हजार भीड़ हो जाएगी तो लोग कहेंगे अब यहीं से लड़ने वाले। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली अब हमारी जान है। अच्छा। तो उससे दूर खुद से जाने का तो कोई मतलब ही नहीं। बाकी तो पार्टी का
हमारे यहाँ तो पार्टी का लोकतंत्र चलता है, आप तो अच्छी तरह जानते हो। तो पार्टी का आदेश है। मगर हमारी लोकसभा के बारे में आपको जब पता चलेगा कि जब मैं अपने यहाँ आया था तो हमारी लोकसभा में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था, जबकि पूरी दिल्ली में 42 थे। 5 कार्य बताइए आप अपने जो आपने किए। आप मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में 3 सेंट्रल स्कूल, जो एक बन के तैयार हो गया, 2 का प्रोसेस चालू है, मैंने दिया पहली बार। हमारे लोकसभा में मेट्रो नहीं आती थी, अब लोग मेट्रो जाते हैं, शिव विहार तक जाती है मेट्रो। पहली मेट्रो बनवा करके ला करके हम आए, और पूरा अरविंद केजरीवाल जी के पूरा महकमा चाहता था कि इसको रोक दें, कोई नहीं रोक पाया। हमारे क्षेत्र में रेलवे स्टेशन नहीं था, एक भी हॉल्ट नहीं था। अब हमारे रेलवे मीतनगर सबौली रेलवे हॉल्ट बनाया, अब उसको स्टेशन बना रहा हूं, और वहां 6-8 गाड़ियां रुकनी शुरू हो गई, और जल्दी 3-4 और रोकूंगा। कार्य चल रहा है, नहीं कार्य हो गया है, रुक रहे हैं सब अभी। अब उसको हॉल्ट से स्टेशन बना रहे हैं, ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म, गाड़ी के बराबर, शेड, सुंदरीकरण, ये सब कर रहा हूं। और हमारे ये सब पहली बार हुआ है। हमारे लोकसभा में अगर आपको इंडिया गेट से जाना पड़े जमुना विहार, तो आपको लगता था कम से कम 2 घंटा। अब आप जा सकते हैं मैक्सिमम 35 से 40 मिनट में, और फरवरी के बाद आपको पहुंचा दूंगा 25 मिनट में। एलिवेटेड रोड बना रहा हूं अपने क्षेत्र में, करीब 4,500 करोड़ की लागत से। हमारे क्षेत्र में ट्रिपल डेकर मेट्रो बना रहा हूं अब मैं, जमीन सड़क, फिर उसके ऊपर फ्लाईओवर की सड़क, फिर उसके ऊपर मेट्रो। मतलब किसी को भी, हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के हर घर की कीमत 4 गुना ज्यादा बढ़ जाए, वो घर वाले को लगे कि नहीं मनोज तिवारी यहाँ का सांसद बना था। इसके बाद अभी बाद में गलियों में घुसना है, तो हमारे क्षेत्र के बहुत सारे इलाके अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कुल मिला के जिस क्षेत्र से मैं इतना जुड़ाव हो गया है, लोगों से परिचय हो गया है, करीब 12,000 का तो मेरे मोबाइल में नंबर है, पर्सनली जानता हूं। तो ऐसे, लेकिन मैं बड़ा, हाँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि हमारा जो लोकसभा है वो बहुत दिलेर भी है, दिलदार भी है। लोग बहुत, हाँ, छोटी छोटी बात पे टेढ़ा मेढ़ा हुए तो ठीक भी कर देते हैं वो लोग, लेकिन वो बहुत, अगर आप उनसे प्यार से आइए तो उनकी सुन से प्यारा कोई नहीं है। सिग्नेचर ब्रिज बना के दिया, शास्त्री पार्क का। सिग्नेचर ब्रिज बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। सिग्नेचर ब्रिज कंट्रोवर्शियल इस रहा कि केजरीवाल जी बोले उद्घाटन हम करेंगे, तो हमने कहा दूसरों की बनाई चीज को उद्घाटन करने में इतना इंटरेस्टेड रहते हो, कभी अपने से ही बना के कर दो। सिग्नेचर ब्रिज साहेब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया, कांग्रेस के समय में उसको रोका गया। मैं जब आया राष्ट्रपति शासन में उसका काम शुरू कराया, और जब वो बन गया तब तक आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, वो कहे हम करेंगे उद्घाटन। उसमें बहुत आम आदमी पार्टी के लोगों से, इवन क्षेत्र के सांसद को वहां उपस्थित नहीं रहने दिया, तो हमने श्राप दे दिया कि जा, तुम मेरे साथ ऐसा किया ना, तेरे को दिल्ली के किसी उद्घाटन में तुम नहीं दिखोगे। और देखो वही हो रहा है। 2024 के इलेक्शन को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या तैयारी चल रही है? दिल्ली की 7 सीटें जैसे आई थी, अब आएगी? दिल्ली की 7 सीटें आएंगी, और पहले से भी सबके सीट पे 10,000 20,000 ज्यादा वोट आएंगे। और 2024 आप हर इलेक्शन में नए गाने गाते हैं, 2024 को लेकर के आपके मन में कौन सा सॉन्ग है? एक तो मैं आपको बताऊं कि हमारी लोकसभा में जब से मैं आया हूं, हम कोई चुनाव हारे ही नहीं है। सबसे ज्यादा विधायक भी हमारे यहाँ है। आपकी अध्यक्षता में एमसीडी में भी? एमसीडी तो हम लोग जीते ही थे, लेकिन ये जो एमसीडी हम लोग इन टोटलिटी हार गए, उसमें भी हम अपनी लोकसभा जीते हुए हैं।
हम नहीं, हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी की एक नहीं चलती है। वो कैसे संभव होता है? वो संभव होता है लोगों के प्यार दुलार से। 2024 में भी गाना बनेगा। क्या? एक लाइन। नहीं, हम इस बार गाना बना रहे हैं कि लोकतंत्र के महासमर में भारत की तैयारी है, सेवक बन के खड़े हैं मोदी, अब जनता की बारी है। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, ये 9 साल का लेखा जोखा ले ले सारा टोला। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। और लोग रंगेंगे। सनातन विरोधियों को देश की जनता सबक सिखाएगी। जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं ना, ये कितना भी छुपा के करें, उन लोग कहते हैं ना कि पानी में डूब डूब मछली खाता रह जा। आप सोचो, ये देश की जनता बहुत हमारी आपसे कहीं बहुत ऊपर सोचती है। वो रोज आएगी नहीं सड़कों पे प्रदर्शन करने, वो रोज आपको गाली नहीं देगी राहुल गांधी जी को और अरविंद केजरीवाल जी को और ममता बनर्जी को और जो भी लोग हैं। उस समय आने पे वो बता देगी, क्योंकि ये खुद ही अपना परिचय बता रहे हैं। हमास आतंकवादी संगठन, हमास की जो अभी उन्होंने आतंकी घटना किया इजराइल पे, इजराइल में गए हुए दुनिया भर के लोगों पे, म्यूजिशियन पे, बच्चे गए थे गीत गा रहे थे, अचानक से मार काट, गिरफ्तारी, बलात्कार, लाश के साथ बलात्कार। और उसको राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और ये सारे अखिलेश यादव सहित वामपंथी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये निंदनीय भी है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जरा अपनी उपस्थिति दिखानी चाहिए। बहुत सारे मामलों में सुओ मोटो लेती है माननीय सुप्रीम कोर्ट, और मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी आतंकवाद समर्थक बातों को खुलेआम कहने के बाद भी वो चुप रहे, तो मुझे दूर तक बहुत चिंता की लकीर आती है अपने माथे पे। पब्लिक ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए आपसे। मेरा नाम रोशन सिन्हा है। मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल पिछले 8-10 सालों में इतनी बार एक्सपोज हुए, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर अलग तरीके के जो भी मुद्दे हो, उसके बावजूद वो चुनाव बर चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। भाजपा उनको हरा नहीं पा रही है दिल्ली में। उसका कारण क्या है? ये भाजपा की दिल्ली यूनिट की कमी है या केजरीवाल के अंदर में कोई ऐसी खूबी है? ये रोशन सिन्हा जी थे, इनका प्रश्न ये था। नहीं रोशन भाई, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई शातिर व्यक्ति अपनी बिसात बिछाता है और लोग उसके भ्रम में आ जाते हैं, तो भ्रम टूटने में टाइम लगता है। मुझे लगता है 2013 से 2023 तक बहुत सारे भ्रम फैलाए गए और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने को ये दिखाने की कोशिश की कि मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बहुत जो आम लोग हैं उनके पक्ष का व्यक्ति हूं। लेकिन सही मायने में आम आदमी के नाम से पार्टी बना करके लूटा भी गया है तो आम आदमी को ही, शराबी बनाने की कोशिश भी हुई तो आम आदमी के बच्चों को ही। तो हमें लगता है कि अब ये पाप का घड़ा भर गया है। ये सवाल सभी लोग करते हैं। और देखो, जब हार होती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन जनता अपना मन एक पॉइंट पे आकर के बनाती है। और मेरा विश्वास है कि 2025 अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के राजनीतिक जीवन का अंतिम वर्ष होगा।
नमस्कार सर, मैं ज्योत्सना त्रिपाठी चेन्नई से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मनोज तिवारी को चुनना हो कि वो एक अच्छे राजनेता हैं या एक अच्छे कलाकार हैं, तो वो किसे चुनेंगे? ज्योत्सना जी देखो, मैं कलाकार तो हूं ही, लेकिन हमने अपने समाज सेवा के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ चलते हुए हमने उसको काफी उसकी बलि चढ़ाई है। जहां हमें सिर्फ फायदे ऐशो आराम ही होते, उसको हमने थोड़ा सा किनारे किया है। और मैं सिंगिंग को छोड़ नहीं सकता। आप भी देखो, आज भी शो में कितने गाने गाए हम। हमारी लिखने की कला है, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जरूरी है कि अब देश के कई ऐसे लोग हैं जो काव्य की भाषा समझते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो साहित्य की भाषा समझते हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सिंगिंग टैलेंट, राइटिंग टैलेंट, लेकिन इस समय हमारा फोकस राजनीतिक चुनौतियों पे है और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसमें कुछ अच्छा करेंगे। आदरणीय संसद जी नमस्कार। मैं सुधांशु पांडे नवीन औरंगाबाद बिहार से हूँ। संसद जी, आपसे मेरे के सवाल है कि बिहार की जाति जनगणना पर आपकी क्या राय है? क्या ये जाति जनगणना निष्पक्ष हुई है? क्या लगता है आपको? देखिए, वैसे तो देश में हर परिवार की जाति के आधार पे भी जनगणना है ही। उसका जब पासपोर्ट बनता है, उसकी जब आधार कार्ड बनते हैं, तो ये सारी जानकारी तो आती ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणना नहीं है, बात है घोषित करने की। मेरा मानना है कि ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो जाति के आधार पर दी जाती हो कि किसी और जाति को ज्यादा मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की एक साजिश है जो हमारे हिंदू समाज को अलग अलग टुकड़े में बांट करके कमजोर करना चाहते हैं। वरना मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अगर हिंदू की जातियों की जनगणना जाति आधार पे हो, तो मुस्लिम में भी कम से कम 50 जातियां हैं, उनकी भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप फिर बायस्ड हैं। मैं आपको अभी मोबाइल निकालूंगा और 50 जाति बताऊंगा मुस्लिम की, लेकिन आप मुस्लिम को केवल मुस्लिम रहने दो और हिंदुओं में सारी जातियां बांट दो। ये नीयत जो है वो भारत को कमजोर करने वाली है। यही बात स्वामी दयानंद, यही बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कही, यही बात इंदिरा जी ने कही, और यही बात इस देश के सभी बड़े चिंतकों ने कही है। सो आज के दिन में जिनको जनता ठुकरा चुकी है और जो इस बात से परेशान है कि यार घर घर गरीबों के घर में शौचालय कैसे बन गया, उनको गैस कनेक्शन कैसे फ्री में मिल गया, उनको कैसे 6,000 रुपया किसानों के खाते में चले आते हैं, जिनको इस बात की परेशानी है कि नल से जल कैसे लग गया बिना जाति धर्म की बात सोचे, तो ऐसे लोगों को तो परेशानी होगी। सुना है कि आप धोनी के साथ रहे हैं, खाए पिए साथ में रहते थे, तो वो अभी भी सेम चीज है? आप कैसे, वो क्या स्टोरी है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। माही तो बहुत हम लोगों का साथ रहा है और आज भी है। हाँ, माही एक समय था जब हम लोग दिल्ली में, जब वो उनकी ट्रेनिंग चलती थी, तो उस समय भी एक्चुअली हमारे एक ब्रदर इन लॉ हैं अरुण पांडे, तो वो दोनों साथ क्रिकेट खेलते थे, तो हमारे पास मिलते थे। तो वो समय था जब मैं थोड़ा बड़ा स्टार हुआ करता था। फिर मेरे देखते देखते वो ऐसे चले गए आसमान पे, लेकिन वो उतना ऊंचा उठने पर भी महेंद्र सिंह धोनी का भाव हमारे लिए कभी नहीं बदला। आज भी अगर वो, हम लोग कई दिन मुंबई में रहना साथ में, दिल्ली में भी घरों में साथ में, तो अब वो छोड़ ही दो, कभी हम बताएंगे। लेकिन फिल्म भी हम लोगों ने बनाई, जो धोनी अनटोल्ड स्टोरी है वो भी हम ही लोगों ने बनाई है। तो लेकिन धोनी बहुत ग्रेट व्यक्तित्व है। धोनी खाली क्रिकेट खेल के बड़ा नहीं है। धोनी की कमिटमेंट, धोनी की सोच, धोनी को कभी
एक बार हम ऐसा हुआ था कि अमिताभ बच्चन जी और धोनी को हम ही मिलाए थे एक दिन, वो भी पल। अब देखो, मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म शूट कर रहा था और धोनी उस दिन नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। तो दोनों बहुत बड़े हैं, कोई यूं ही बड़ा नहीं होता अपूर्वा। हम दूर से हो सकता है हम जानते नहीं हो, हम उनका कुछ ही पक्ष जानते हैं। मैक्सिमम किसी के बारे में कोई ना कुछ भी बोल देता है तब जब उसका कुछ पक्ष जानता है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि देखो, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया की जो निगेटिविटीज है उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ये सोच के चलें कि हमें मर्यादित रहना है और किसी के बारे में पहली बात सुनी है तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे फैक्ट चेक भी है, गूगल पे फैक्ट चेक भी है। तो ऐसा कर लेने से अपना भी महत्व बढ़ता है और मानवता जिंदा रहती है। हमने धोनी को कई बार, जब वो वर्ल्ड कप हार गए, जीतने के बाद वाला वर्ल्ड कप, तो हमने पत्थर फेंकते भी देखे, लोगों को गालियां देते भी देखे, आज भी देख रहे हैं। वर्ल्ड कप की बात आ गई तो वर्ल्ड कप की बात करते हैं। अभी हैदराबाद में पाकिस्तान को लोग समर्थन दे रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उस पर क्या आपका विचार है? ये लोग, भारत के मुसलमान जो वर्ग है, कोर्ट को उस पे एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल लेना चाहिए और लिया ही जाएगा। वो स्टेट की गवर्नमेंट है, वो उनको छूट दे रही है। लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, भारत के मुसलमान या दुनिया के मुसलमान कंट्रीज, वो इन लोगों की सोच वाले ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत सारे मुस्लिम देश हमास की बुराई कर रहे हैं, सऊदी अरब कर रहे हैं, अरब देश कर रहे हैं। लेकिन भारत में एक ये पैटर्न चल गया है कि जिस थाली में खाना है उसी में छेद करना है। कुछ लोग हैं वो बहुत अति कर रहे हैं और अति करने वालों का उपाय हो जाता है एक दिन। मेरा मानना है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुस्लिम जो इन बातों को पसंद नहीं करते, लेकिन ये लोग अपनी ऐसे स्टेटमेंट से सारे मुस्लिम समाज को, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए मुसलमान समाज को भी ऐसे लोगों के खिलाफ मुखर होना चाहिए। वन लाइनर है रैपिड फायर। दिल्ली जान से प्यारी है, तकलीफ में है। फेवरेट सॉन्ग भोजपुरी। ये बहुत ऐसा फेवरेट सॉन्ग कहोगे भोजपुरी का तो पवन पुरवैया लुभाए लेला जियरा, प्राण प्रीतम के धुन में चकोर हो गइल, चांद के देश में मन विभोर हो गइल, राम के देश में मन विभोर हो गइल। मोदी जी ग्रेट, भारत सपूत, भारत के सही मायने में जन जन की खुशी देने वाला एगो भारत के संतान। सोशल मीडिया संभल के चलना है सोशल मीडिया के पथ पे। 2024 भारतीय जनता पार्टी का और भारत के युवाओं का। अरविंद केजरीवाल 2025 में समाप्त। बिहार वर्तमान में संकट में, लेकिन बहुत जल्दी बिहार अपन रास्ता खुद तय करेगा। बिहार को बदहाली से निकालना पड़ेगा। माँ भगवान का दूसरा स्वरूप माँ। वाइब्स ऑफ भारत सकारात्मक। वाइब्स ऑफ भारत एक सकारात्मक बात के प्लेटफॉर्म। वाइब्स ऑफ भारत एक सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाला मंच।
धन्यवाद मनोज जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत समय दिया मुझे। इसके लिए आप मेरे सेकंड गेस्ट हैं। मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ कि आप यहाँ पे आए, और काफी टाइम लगा, लेकिन हाँ आए तो अपना समय भी दिया मुझे। और हमार शुभकामना बटे कि वाइब्स और भारत खूब अच्छा करे, और तू अपूर्वा तुम्हारी सफर भी खूब लोगन के पसंद आवे, और आप लोग देखी जा यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बात आई, ऑथेंटिक आई, फैक्ट चेक करके आई। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद।